सर्विस ने ही मुझे परेशान किया 2 साल में, और उनके थ्रू पता चला कि ये गाड़ी लगभग 2 महीने से जयपुर पड़ी थी और वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे। शायद मूवर्स 5 का आने वाला है, ये आने वाला है, आ चुका है मेरी गाड़ी में नहीं आया। गाइस आज हमारे पास है ओला जनरेशन 2 और ये चल चुकी है लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास, वो आपको दिखा दूंगा। बट ये ओला मेरी नहीं है, ये है करण भाई की, जिनको फ्रेम में लेते हैं और उनसे इसका रिव्यू जानते हैं एक्चुअल में क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है। सर्विस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक कि भैया सर्विस पे वीडियो बनाओ, तो सर्विस का एक्चुअल रिव्यू इन्हीं से लेते हैं और जानते हैं इस व्हीकल के बारे में कि इन्होंने इतना जो चलाया है उसके बीच में इनको क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, सर्विस फीडबैक क्या है। तो भैया प्लीज़ वेलकम। तो भाई ये है करण भाई, और आज करण भाई हमारे को पूरा जेन्युइन रिव्यू देने वाले हैं खुद की ओला जनरेशन 2 का, जो भी प्योर होगा वो एग्जैक्टली बताने वाले हैं। तो शुरू करें करण भाई। अभिषेक भाई, मुझे इस गाड़ी को लिए हुए 2 साल हो गए हैं लगभग। अच्छा। और 2 साल में बस ये देख लो कि जब से लिया है ना, तो पेट्रोल से तो पीछा छूट ही गया ऑलमोस्ट। ओके ओके, है ना। बाकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है गाड़ी में, तो इसके साथ मेरा 50-50 का रेशियो रहा है। अच्छा। पॉजिटिव भी रहा है काफ़ी और नेगेटिव भी काफ़ी रहा है। और नेगेटिव मेनली जो रहा है ना, मेरे को लेके इसको सर्विस को लेके रखा है। अच्छा। सर्विस ने ही मुझे परेशान किया 2 साल में, अदरवाइज में काफ़ी सब कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने इतना चलाई है तो डिज़ाइन के अंदर कुछ मतलब जो बॉडी है वो ख़राब हुई है, कवर वगैरह लगा हुआ है या नहीं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एसेसरीज पूरी लगवा रखी है और जो पैनल्स है उसकी फिटिंग अभी तक भी प्रॉपर बरकरार है। पीछे यहाँ पे एक कवर हट गया और ये तो 1 साल में ही निकल गया, 1 साल से पहले ही निकल गया ये तो। अच्छा, और यहाँ पे साइड ग्लास भी हट गए। अभी साइड ग्लास हट गए तो नए क्यों नहीं लगवाए? यार साइड ग्लास मैंने ढूंढे, बट मुझे जैसे इसमें आए थे, जिस क्वालिटी के आए थे वैसे मुझे मिले नहीं वापस, तो मैंने भी ऐसे ही चल रहा है काम, बिना उसके ही चला रखा है मैंने। तो अगर इनके साइड ग्लास मिस हो गए हैं या फिर इनको अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं तो इनको अपन साइड ग्लास गिफ्ट कर देते हैं, जो कि है ऊनो मिंडा कंपनी के। तो भैया ये जो साइड ग्लास है ये प्रॉपर वही क्वालिटी के आते हैं, मतलब जो OEM क्वालिटीज़ होती है वही आती है। एक बार लगा भी देते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइड ग्लास एक बार क्लोज ला के दिखाओ, देखो सेम क्वालिटी है जो ओला की ओरिजिनल होती है ना, उसी तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है, जो कि शटर प्रूफ मिरर है, आसानी से टूटते नहीं है। और इसके अंदर ना देखो क्लियर व्यू हमारे को देखने को मिलता है, मतलब जो ग्लासेस यूज किए गए हैं वो हाई क्वालिटी ग्लासेस है और फिटमेंट भी काफी हेसल फ्री है, आप इजीली इसको फिट कर सकते हो। और इसमें यूज हुआ है हाई ग्रेड ABS मटेरियल, जो कि इंडिया की ऑल वेदर कंडीशन के अंदर आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक्सपर्ट की सुनो, ऊनो मिंडा चुनो। तो यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से फिट हो चुके हैं ये ऊनो मिंडा के साइड मिरर या फिर कह सकते हैं रियर व्यू मिरर। तो करण भाई आप मेरे को पहले वही बता दो कि आप अभी तक इसको कितने किलोमीटर चला चुके हो? मैं इसको, मुझे 2 साल हो गए इसको लिए हुए, और मैंने इसको लगभग 30,000 जो है चला चुका हूँ मैं इसको। ओके। ये देखिए 29,716 किलोमीटर जो है ये अभी तक चल चुकी है। काफ़ी बढ़िया चला चुके हो। कितना टाइम हो चुका है इसको लिए हुए? इसको मैंने लिया था दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023, यानी कि 2 साल अब कंप्लीट होने वाला है लगभग। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार। और जब आपने ली थी तब और भी व्हीकल्स आ रहे होंगे, तो आपने ओला ही कंसिडर क्यों किया? एक्चुअली उस टाइम पे जितने फीचर्स ओला दे रहा था, जितनी जो ये बता रहा था रेंज, क्योंकि जब मैंने इसके S1 सेकेंड जनरेशन है ये, तो इसका रेंज उन्होंने क्लेम किया था 193, ऑलमोस्ट 190 के अराउंड। वो IDC रेंज थी, बट एक्चुअली नॉलेज नहीं थी इतनी। बट हाँ 190 का जो नंबर था बड़ा लग रहा था कि यार इतना चल जाएगी गाड़ी, तो उसको देख के लिया। जब गया तो पता पड़ा कि इसमें अलग अलग मोड्स हैं, और जो एक्चुअल रेंज है वो मैंने ली तो मुझे कभी भी 120 या 130 ज़्यादा आज तक नहीं मिली। ओके। और इससे पहले क्या चलाते थे? इससे पहले मैं बाइक चला रहा था। कौन सी? मेरे पास थी स्प्लेंडर। और उसका डेली का कितना खर्चा है? उसका डेली का आप मान के चलिए 100 से 150 रुपये ईजिली मान के चलिए, मिनिमम ये अपन लेके चलेंगे इतना रहेगा। तो लगभग 2 साल हो गए और डेली का आप 100-150 रुपये बता रहे हो, तो लगभग आप 70-80 हज़ार रुपये बचा चुके हो। हाँ, बहुत आराम से इतना मैं अपना कवर कर चुका होगा। अभी आपकी क्या क्या यूजेस है इससे? अभी करंटली मेरा यूजेस ये है कि ये डेली अराउंड 40 to 45 किलोमीटर ईजिली चलती है डेली। ये मिनिमम है इसका चलेगी, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो इतना मेरी रेंज डेली चलती है ये। वैसे आप अभी करते क्या हो? अभी मैं मैं टीचर हूँ। अच्छा। मैं टीचिंग कराता हूँ, और मेरा जो घर है मेरे इंस्टीट्यूट से लगभग 12-13 किलोमीटर है,
तो वो मेरी डेली की रहती है, यानी कि आप मान के मैंने बताया ना आपको 45 किलोमीटर मेरा डेली का रहता है, बाकी मार्केट ऑफिस में भी वगैरह, मतलब हाँ स्टेशन ऑफिस पे काम वगैरह आती का जो है। रहता है वो सब कर मिला के मैक्सिमम मेरी रेंज डेली की 50 किलोमीटर अराउंड मान के चलिए। तो मैं इसको इजीली मतलब 2 दिन में मैं या फिर कह दो एक दिन छोड़ के मुझे एक दिन इसको चार्ज करना पड़ता है। और ये अभी आपने मतलब कहाँ कहाँ चला रखी है, मतलब कुछ हाँ जैसे मान लो अपन घाटी चढ़ रहे हैं, या फिर अपन डाउन हिल के ऊपर है, अप हिल के ऊपर है, या फिर ऑफ रोडिंग पे चले गए, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा कि जी आपने कुछ ऐसी बिल्कुल, जगह मैंने चलाई हो? इसको ऑलमोस्ट सभी सभी जगह ट्राई किया, क्योंकि जब मैंने लिया था ना तो मैं एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था इसके साथ कि मैं इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह पे चला सकता हूँ। हाँ, हाँ। तो मैंने इसको अपहिल में भी चलाया। तो अपहिल में ऐसा है कि इसके अंदर 4 मोड्स आते हैं। जो सबसे लो इको मोड है वो तो बिल्कुल काम का नहीं है अपहिल में, तो वो बिल्कुल ख़राब है। नॉर्मल भी ठीक है, लाइक अगर अपन अब चला रहे हैं ना तो चढ़ जाएगी, बट अगर आप चाहते हो जैसे एक आप बाइक का कैसे पिकअप लेता है वैसा पिकअप आपको नॉर्मल में भी नहीं मिलेगा। तो आपको स्पोर्ट्स मोड चलाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, और जब आप उसको यूज़ करोगे तो जो बैटरी ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा होगा, ये इसका रहेगा। तो आपने और कभी ऐसा टेस्ट किया कि इस मोड के ऊपर क्या रेंज मिल रही है? हाँ कभी ऐसा कुछ मैंने ट्राई किया हो? लाइक ट्राई किया, मेनली स्पोर्ट्स मोड पे मैंने कभी इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलाया, नॉर्मल पे और इको पे मैंने ट्राई किया। तो इको पे जब मैंने एक बार इसको मतलब पूरा कंप्लीटली तो 100% नहीं कह सकता मैं, बट जब मैंने पूरा अपने तरफ से ट्राई किया तो मुझे ऑलमोस्ट इसमें 150 से ऊपर 150 155 के अराउंड मुझे रेंज मिली इको पे। अच्छा। आज के 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये नई नई थी। और नॉर्मल पे मैंने चलाया तो नॉर्मल पे नॉर्मली चलाता हूँ, मेरी स्पीड जो रहती है जनरली वो 60 या 60 के आसपास ही रहती है, या उससे कम ही मानो, क्योंकि सिटी में ज़्यादा तेज़ चला ही नहीं सकते। तो जो रेंज रहती है वो इसकी 120 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं इसको फिर इको और नॉर्मल दोनों को शिफ्ट करके चलाऊँगा तो मुझे 130 मैक्सिमम मिल जाती है। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाती रेंज, यानी कि जो क्लेम्ड रेंज है वहाँ तक तो ये अभी तक पहुँची ही नहीं है, कोई चांस नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए। 190 बोल रहे हो आप? हाँ 190 तो 190 एक्चुअल में क्या आईडी से रेंज होती है, जो कि आइडियल ड्राइव कंडीशन हो यस गई। यस बट एक्चुअल में जो रियल रेंज है ना, उससे लगभग ये मान लो आप 80% के आसपास आप उससे डाउन मान लो। जैसे 191 का आप 80% निकालोगे तो 160 के आसपास आएगा, तो 160 के आसपास रेंज मिल जाती है ओके ओके। अगर आप इको मोड पे चलाते हो, जैसा आपने कहा। हाँ एक तो मैंने बताया 55 ना मिली आपको ये है ना? 150 155 के अराउंड मैंने इसको देखा हुआ है। एक्चुअली वो भी मैंने कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो नहीं लेके गया हूँ उसको, मैं लेके गया हूँ अराउंड 10% पे। हाँ, और 10% पे फिर मैंने अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया लगाया कि यार अभी तक 90 पे इतना चल चुकी है तो 10% पे अब मैक्सिमम इतना चल पाएगी, ठीक उस है। अकॉर्डिंग मैं बता पा रहा हूँ कि ये इतना चल पाएगी फिर उस, क्योंकि जब मैंने किया था 138 के अराउंड तक मैंने देखा था 10% पे। और फिर जो मुझे रेंज दिखा रहा था वो मुझे कुछ 15-20 की रेंज तब भी दिखा रहा था उस टाइम पे, बट वो मुझे नहीं लगता कि शायद इतना कर पाएगा। तो 150 आप मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग। और जैसे अभी आप बोल रहे हो इसको 2 साल हो गए, 30,000 किलोमीटर भी आप चला चुके हो। राइट। तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि यार पहले रेंज ज़्यादा मिल रही थी, अभी रेंज ड्रॉप हुई है? क्योंकि देखो बैटरी है, ड्रेन होती है, हम सबको पता है, अपन भी मोबाइल चलाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो आपके 1 साल बाद 1.5 साल बाद उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो इसके अंदर भी आपको ऐसा कुछ फेस करने को मिला? हाँ बिल्कुल मिला। लाइक पहले जो रेंज थी ना, मैंने आपको बताया नॉर्मल रेंज मुझे 120 मिलती थी, अभी ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट होने को है। तो अब जो है रेंज इसकी मुझे ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप मान के चलिए कि अब मुझे शायद जो, क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं करता, जैसे ही गाड़ी 50% के आसपास आती है मैं वापस इसको चार्ज कर ही देता हूँ। अभी इसकी रेंज जो मुझे लगता है शायद 100 या 100 के अंडर ही चल रही है। अच्छा, 100 ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं 50% से ज़्यादा इसको ड्रेन करने नहीं देता। मेरा यूजेज इतना है कि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है मैं निकल जाऊँ। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक है और चार्जिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है इसका, तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ कि इसको मैं हाथों हाथ लगाऊँ और निकल जाऊँ, तो मुझे इसको पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ता है इसके लिए। और एक बात और बताओ, जैसे आपने जब ली थी तब आपके माइंड में था कि यार ओला के फास्ट चार्जर भी है, उससे हमारे को बेनिफिट मिलेगा? Actually- क्या आपकी सिटी के अंदर फास्ट चार्जर आएगा, मतलब आगे आ जाएगा, आपके मन में था उस टाइम, या ये सोच के नहीं लिया था? मैंने उस टाइम इतना सोचा ही नहीं। अच्छा। बट हाँ लाइक क्योंकि ओला इतना प्रमोशन किया था कि फास्ट चार्जिंग मिलेंगे, आज तक मैंने इसको जब से लिए तब से एक बार भी फास्ट चार्ज इसको किया ही नहीं है मैंने। और उसके अलावा जैसे सर्विस की बात पे तो अपन आएंगे ही, आपने इसको जब खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी? डिलीवरी में डिले हुआ था, नहीं हुआ था? क्योंकि आज भी लोग डिलीवरी में डिले फेस कर रहे हैं, इवन मैं भी फेस कर रहा हूँ। मैंने भी अभी एक डॉक्टर एक्स प्लस 9.1 किलोवाट ऑर्डर कर रखी है जनरली, और उसका डिलीवरी डिले ही चल रहा है। तो आपका मेरे को डिलीवरी थोड़ा सा बता देखिए दो कि क्या डिलीवरी रहता का है? तो मेरा किस्सा बड़ा खतरनाक सा है एक्चुअली अभिषेक भाई, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने इसको 5 अक्टूबर को जो है 2023 में इसको ऑर्डर किया था। ठीक है। डिलीवरी डेट थी ऑलमोस्ट 15-20 दिन के बाद की, और मुझे ये गाड़ी रिसीव हुई है 20 दिसंबर को। अच्छा। 5 अक्टूबर से 20 दिसंबर, इस बीच में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि मैं बार बार शोरूम जाता
और मैं बोलता कि भी मुझे गाड़ी कब मिलेगी, कभी कोई बहाने, कभी बैंकिंग का इशू, कोई ना किसी इशू की वजह से ना मुझे टालते गए वो। और एट द एंड में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने अपना रिफ़ंड लेने का ट्राई किया। जब मैंने रिफ़ंड के लिए ट्राई किया, ओला के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल किया, शोरूम पे जाता तो उन्होंने तो बिल्कुल मना, क्योंकि हाथ ही खड़े कर रखे थे, क्योंकि हमारा तो रोल केवल गाड़ी देना है, हमारा तो काम ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उन्होंने तो बिल्कुल हेल्प ही नहीं की। तो कस्टमर सपोर्ट पे जो है बार बार कॉल करता, उनके भी बहुत सारे इशू, उनके भी इतने सारे जो स्टेप्स होते थे कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो पता नहीं, मतलब ये कह दो कि ये मुझे नसीब से ही मिली एक्चुअल में। अच्छा। मतलब मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसकी हेल्प से, क्योंकि वो गया मेरे साथ और वहाँ पे हमको ना लड़ाई करने की नौबत आ गई इस गाड़ी को लेने के लिए। और फिर एट द एंड हम गए वहाँ पे, बहुत मतलब लड़ाई वगैरह करी, और उसके बाद जाके डायरेक्ट बेंगलोर उन्होंने बात करी, वहाँ के जो हेड है, जो शायद गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं, और उनके थ्रू पता चला कि ये गाड़ी लगभग 2 महीने से जयपुर पड़ी थी और वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे। तो गाड़ी मेरे पास आई भी बड़ी यूनिक तरीके से ही है। और एक दिन में आपने हाईएस्ट कितनी चला रखी है इसको? मैंने इसको सर एक दिन में 2 बार चार्ज करी थी मैंने, हाँ। और मैंने इसको लगभग 130 किलोमीटर लगभग चला रखी है। 130 किलोमीटर 2 बार चार्ज करनी पड़ी? 2 बार चार्ज करनी पड़ी। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि ये नॉर्मल रेंज पे है ना, और अगर अपन थोड़ा फास्ट चला लाइक 70-80, तो ये बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। तो जब भी मैंने इसको फास्ट चलाया तो इसकी रेंज मुझे 90-100 ही मिली है। और मुझे लंबा टूर करना था, लाइक मुझे, मैंने बताया ना 130 में चलना, तो मुझे बीच में इसको रोक के चार्ज करना पड़ा। लाइक 50% पे आई तो मैंने वापस को 70-80% किया, 2-3 घंटे का स्टे करके। कितना किलोमीटर का ट्रेवल था? 130 किलोमीटर का, हाँ, लगभग लगभग 3 घंटे का 130 ट्रेवल यानी था। मैं एक गया और वापस आया, ब्यावर के अराउंड में ब्यावर गया था मैं, वहाँ पहुँचा, वहाँ से वापस चार्ज किया और फिर मैं वापस आया। यानी कि मुझे 2 बार चार्ज करना पड़ा। 130 किलोमीटर मैंने इसको मतलब अगर maximum एक दिन सिंगल राउंड चलाया। अगर आप 130 जा रहे हो तब तो फिर मतलब ईवी ले जाना थोड़ा सा बहुत रिस्की है, रिस्की और टाइम वेस्टिंग टाइम ज़्यादा हो वेस्टिंग जाता भी है। ज़्यादा है, वो चीज़ है। अब आ जाते हैं अपन सबसे मेन पार्ट के ऊपर। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ खराबी आई हो तो उससे रिलेटेड सर्विस प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ी हो, या फिर कुछ भी आपका सर्विस एक्सपीरियंस जो रहा है वो आप बता दो। देखिए 2 साल में एक्चुअली मुझे सर्विस का ज़्यादा इशू, मतलब ऐसा है कि मैं ज़्यादा सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ के मैंने वीडियोस इतने देखे ना, आपके वीडियोस देखे हैं मैंने उसमें भी तो सर्विस के इतने इशू मैंने देखे ना, तो मेरा मन सा नहीं करता वहाँ जाने का। बट आप मान के चलिए मैंने 2 साल में कम से कम शायद 10 से 15 बार तो मैं गया ही हूँ, कम से कम गए भी। हो। और मुश्किल से 2 या 3 बार में मेरा काम हाथों हाथ हुआ। अदरवाइज 7 से 8 बार मैं जाता हूँ वहाँ पे, किसी ना किसी के आप इस डेट को आना, या अभी पार्ट अवेलेबल नहीं है, अभी ये काम नहीं हो सकता। और मुझे एक्चुअली मेरे को इतना नॉलेज नहीं था इसका, तो 1 साल बाद जब मैं इस ब्रेक पैड इसके ख़राब हो गए थे और कुछ इशू आ रहा था गाड़ी में, तो मैं जब इसको कराने गया तो उन्होंने मुझे, हाँ एक्चुअली बेल्ट टूट गई थी इसकी, मुझे याद है, बेल्ट टूट गई थी। बेल्ट टूट गई थी। तो मैं बेल्ट चेंज करवाने गया तो उन्होंने मुझे बेल्ट की प्राइस नहीं बताई, कि मैं सोच नहीं पा रहा। मैंने कहा इतना ज़्यादा प्राइस बेल्ट का और इसका ब्रेक पैड का, हमारे को भी बता दो प्राइस। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जब 1 साल हो गया उस बात को। बट मैं एक्चुअली नहीं बता सकता कि कितना बताया था। लगभग 3,000 रुपये के आसपास का टोटल, 3-3,500 रुपये का टोटल खर्चा बताया उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा यार एक बेल्ट और ब्रेक पैड अगर ये बाहर से करवाता तो शायद 1,000 या मैक्सिमम 1,500 रुपये, बट ये तो डबल ट्रिपल हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे अपना जो पैकेज था वो चिपकाया, ओला केयर प्लान, कि आप ये लीजिए, और वो कुछ 4,500 रुपये कुछ वो लगे, तो वो मैंने लिया। लेने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल में आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इससे ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। वो साल वो लिए मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है वो। सिर्फ वो एक बार था जब मुझे उसकी मदद मिली। उसके बाद मैं 2 या 3 बार जा चुका हूँ ब्रेक पैड चेंज करवाने के लिए। मैं जब भी जाता हूँ ब्रेक पैड अवेलेबल ही नहीं होते, कि ब्रेक पैड अभी है ही नहीं, मंडे को आना, या फिर कोई ना कोई डेट बताते हैं। एंड एक्चुअली ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि मान लो अगर उस डे भी जा रहा हूँ तो उनका ये रहता है कि आप सुबह क्यों नहीं आए, आपको सुबह आना चाहिए था। अच्छा। तो ये बड़ा इशू है वहाँ का, सर्विस को लेकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बाहर से ही, कहीं थोड़ा मुझे अमाउंट लगता है बट मैं मेरा बाहर से कोई पार्ट लिया अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। और मेनली मुझे अभी तक इसमें कोई पार्ट चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। एक बार जो पुली चेंज हुई थी वो उन्होंने मतलब 2-3 दिन का टाइम लिया। क्या चेंज हुआ था? पुली चेंज हुई थी इसकी। अच्छा। पुली जो बेल्ट के आगे जो लगती हाँ, है, हाँ, हाँ। वो चेंज हुई थी। उसमें उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था, 3-4 दिन का टाइम, और 3-4 वो दिन में उन्होंने डिले करवा दिया था। डिले किया था। उसमें एक्चुअली पहली बार मेरा ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा काम जल्दी करा। उन्होंने मुझे बताया था कि किस्मत आपको, वाले हो। हाँ मुझे बताया कि 10 दिन आपका लगेगा, आपको गाड़ी इतने दिन। और एक्चुअली मेरे पास जो मेरा, क्योंकि प्राइमरी काम मेरा इसी गाड़ी से होता है, तो मेरे पास दूसरा जो व्हीकल है वो अवेलेबल बहुत कम रहता है। तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं गया, मैंने बहुत इंसिस्ट किया उनको, बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स बताई मेरी।
तो जाके उन्होंने मतलब शायद हो सकता है मेरी बात समझ गए हो या मेरा कह रहे जैसा आप कह रहे हो किस्मत मेरी, हाँ हाँ तो उन्होंने थोड़ा जल्दी करवा दिया। मतलब 2-3 दिन में मेरी पुली का काम हो गया। पर बता रहा हूँ ना, अभी भी मेरे ब्रेक पैड्स की, मैं भी शायद दिवाली के पहले गया था कि मुझे ब्रेक पैड का इशू है, उन्होंने मुझे बोला कि 25-26 के बाद ही आना। कोई नहीं, वहाँ जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है वहाँ जाके मैं थोड़ा मन डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना वहाँ पे, तो लेके जाने से डर लगता है वहाँ पे, तो कि ऐसा ना हो कि भाई वो फिर बोले कि आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। बाकी कोई अदर इशू नहीं आया, जैसे बैटरी वगैरह में कुछ इशू आ गया हो, मोटर बैटरी में वगैरह जैसा कोई मैंने issue बताया आया अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं। स्टार्टिंग में वो जो एक होता था कि बार बार ऑन ऑफ होती थी गाड़ी, हो? है ना, स्कूटर इशू करके आता था, बट वो अपडेट हुआ उसके बाद इशू ख़त्म हो गया। अपडेट की बात आई गई तो इसके जो अंदर जो स्मार्ट फीचर्स है उनको आप कितना यूज़ करते हो? क्या एक्चुअल में, मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि लोग लेते हैं इसको स्मार्ट फीचर्स की वजह से Exactly, भी, मैंने भी तो वही- क्या जेन्युइनली इसके स्मार्ट फीचर्स सच में लॉन्ग टाइम यूजेबल है, या फिर एक ये कह सकते हैं कि यार फैंसी फीचर्स है, कभी कभी मजा आ ओनली जाता है? फैंसी फीचर है टू बी ऑनेस्ट। आप मान के चलिए, मैं ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो होता है एक्चुअली इसकी स्पीकर से अट्रैक्ट हुआ था, अच्छा। पता नहीं क्यों हाँ, हाँ। उस टाइम पे। और आप और मान कितनी के बार चलिए, बजाया अभी तक? मैंने शायद अपनी मर्जी से एक बार भी नहीं, जितनी बार भी अगर मैंने बजाया होगा ना, तो जैसे कोई फ्रेंड आ गया तो उसको, क्योंकि जिसके पास है उसको मतलब नहीं है, बट जिसके पास नहीं है उसको रुचि होती है कि यार क्या है, वो आता है, वो बजाता है, वो देखता है कि हाँ। और एक इसका वो बड़ा मतलब एड्स भी आए थे इसके, लाइटिंग चलती है हाँ उसके हाँ, साथ, वो पार्टी मोड है। पार्टी मोड। मैंने लिटरली कभी नहीं चलाया उसको आज तक, टेस्ट करके भी नहीं देखा एक कभी बार? भी नहीं चलाया मैंने आज तक। मतलब ये देख लो कि जब भी मैंने बताया ना कि मुझे कभी ये स्पीकर कैसा है कैसा नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और जैसा कि स्मार्ट फीचर की बात कर रहे हो, इसके अंदर ओला मैप आता है और भी बहुत सारी चीज़ आती है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा, कभी देखो, ज़रूरत ही नहीं मैप तो पड़ी। जैसे अपन जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे इतनी नीडेड भी नहीं हाँ है फिर वो। एग्जैक्टली, बट फिर भी एक होता है ना कि यार अपन इसमें है फीचर तो ट्राई तो करें। हाँ, वो जैसे मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से वो कभी अच्छा नहीं कर फीचर पाए। है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है हाँ, रास्ते कि कहाँ हैं। डिस्टेंस कितनी है, एग्जैक्टली हाँ, सही कह रहे हो बात आप। तो फीचर्स मैं कहता हूँ कि बस हाँ, कहने के लिए अच्छा है कि मेरी गाड़ी में है, बट यूज़ इतना बहुत कम करते होंगे और मेरे जो ख्याल से लोग। रेगुलरली मूव ओएस के अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप अट्रैक्ट रहते हो या नहीं? बहुत रहता हूँ, बट अभी जो लास्ट अपडेट जो शायद मूव 5 का आने वाला है, ये आने वाला है, आ चुका है। आ चुका है, मेरी MoveOS गाड़ी 6 में नहीं आया आएगा। अभी तक वो आपकी गाड़ी में नहीं वो आया? मेरी गाड़ी में नहीं आया, क्योंकि मेरी गाड़ी शायद पिछले 1 साल से ना ऑफलाइन इसमें दिखाता है। मेरी गाड़ी का जो एप्लीकेशन है ओला ऐप, दिखाओ एप्लीकेशन। मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये 90% तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता, इसमें अच्छा। कनेक्ट ही नहीं होता। अभी मैंने इसको कनेक्ट करा है और इसका मैं आपको दिखाता हूँ मेरी राइड जनरल। अभी मेरी इस एप्लीकेशन में दिखा रहा है 13,468 ऑल टाइम का, है ना, हाँ। ये ऑल टाइम का दिखा रहा है। अभी आप मेरी गाड़ी में देखिए, ये हो रखा है 29,716 किलोमीटर। एक इसमें देखो 2023 और 2024 24 बता रहा है, 25 का तो है ही नहीं। लास्ट जो इन्होंने दिखाया है 2024 का नवंबर तक का मुझे दिखा रखा है। इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है कि आगे कितना चला है कितना नहीं चला। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लाइक जैसे इसमें एक और फीचर आता था रीसेंट राइड्स का, वो भी लास्ट जो नवंबर का था। उसके अलावा ये एक फीचर था जो मैं यूज़ करता था एक्चुअली। अच्छा। ये तब यूज़ करता था जब कोई मेरी गाड़ी को कहीं ले जाता, हाँ हाँ, तो मुझे ये फीचर बहुत यूजेबल लगता था कि वो लेके जा रहा है कहाँ तो जा रहा कहाँ है? लेके जा रहा है, कितना गया कितना नहीं गया। बट बता रहा हूँ ना कि ये 2024 में ही लास्ट थी जो मैं देख पाया, उसके बाद बंद हो गई। बाकी से एक वो फीचर जो कि प्रॉक्सिमिटी अनलॉक वाला है, हाँ, वो आपने यूज़ किया कभी? यूज़ इसमें? किया, बट वो है कि वो रेगुलर हमेशा काम नहीं कर पाता। अच्छा, हमेशा काम मैंने नहीं बताया ना, करता। क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पाती कई बार तो ये। हाँ हाँ। तो जब कनेक्टेड रहती है, कनेक्ट करे तो शायद एक दिन के लिए काम करेगा, उसके बाद वापस बंद हो जाता है। तो रेगुलर काम, और फिर क्या हो गया, आदत हो गई। अब ऑन करके वही पासवर्ड डाल के आदत पड़ गई। वो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक वाला तो मैंने बहुत कम जो है यूज़ किया इसका। देखो, ऑलमोस्ट आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया। अब आप आपकी साइड से इसके पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, और साथ में एंड में ये भी बताना कि आप अगर अभी ओला चला रहे हो, अगर आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना हो तो आप क्या ओला पे वापस जाना चाहोगे या फिर नहीं? तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव से चलिए अभिषेक भाई, मैं पहले पॉजिटिव बताता हूँ। पॉजिटिव तो ये है कि ये ईवी है, और ईवी जब से ये मेरे पास आई है ना, तो मैं पेट्रोल पंप के पास से सिर्फ गुजरता हूँ, वहाँ जाने का काम खत्म हो गया मेरा ऑलमोस्ट। हाँ हाँ। तो सबसे अच्छा जो मुझे बेनिफिट मिला ना कि मेरे पेट्रोल के काफ़ी पैसे बचे। एक्चुअली क्या होता है कि एक मेंटलिटी रहती है पेट्रोल को भरवाने की बार बार, कि 100 रुपये लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं। वो अब मेरे मेंटली प्रेशर नहीं है, हाँ। वो मेरा ख़त्म हो गया। तो सबसे पहला तो ये ईवी ने मेरे पेट्रोल के काफ़ी पैसे बचाए हैं। दूसरा मैं इसका कहूँगा कि इसके जो राइड है वो बहुत अच्छी है, मतलब स्मूथ राइड है। मैं चलाता हूँ, मुझे अच्छी पावर मिलती है। और अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ड्रेन हुआ है, बट हाँ, मैं 2 साल में इतना नहीं कह सकता कि भाई पावर इसमें कुछ कमी है। पावर बहुत अच्छी है।
मैं इसको चलाता हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इसको चलाने में। लाइक जब से मैंने इसको लिया है ना, स्कूटी मैं प्रीफर नहीं करता चलाने, क्योंकि मेरे स्कूटी से मुझे फोमो है, थोड़ा डर लगता है स्कूटी चलाने में। बट ये चलाता हूँ ना, मुझे बिल्कुल, मैं इसको बहुत ईजिली 90 चला लूँगा, 100 चला लूँगा, एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसको चला पाता हूँ गाड़ी को। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया मुझे इसकी लगती है इसकी डिक्की, अच्छा, हाँ, जो डिक्की है। कि मतलब है ना, इतना अच्छा बूट स्पेस है कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी सामान हो मैं इसमें रखता हूँ, और टेंशन नहीं रहती मुझे सामान लाने ले जाने की। और इसका फ्लैट फुटबोर्ड भी, जैसा आपको पता है, ये पहले ख़राब था वो वाला, आज इसमें सेकंड जनरेशन में फ्लैट फुटबोर्ड, ये भी मेरे बहुत यूज़ में आता है। तो कह दो कि एज ए स्कूटी पर्पस भी काम करती है, और जैसा मुझे कहते हैं ना भी राइडिंग चाहिए मुझे, थोड़ा फास्ट चलनी चाहिए स्कूटी, वो भी चलती है। तो मुझे चलाने में मज़ा आता है इसको। मतलब पहले आपको स्कूटी पसंद नहीं थी, लेकिन ओला बिल्कुल आने के पसंद बाद नहीं थी, स्कूटी बट पसंद आ ओला गई। जब से मैं चला रहा हूँ तब उसके बाद मुझे स्कूटी चलाने में, स्पेशली ओला चलाने में, स्कूटी नहीं, मैं अगर कहूँगा तो मैं ओला ही चलाता हूँ, स्कूटी में बहुत रेयरली चलाता हूँ। एक्टिवा या फिर कोई दूसरी स्कूटी, उसमें मुझे अभी भी डर लगता है, पता नहीं क्यों, बट इसको चलाने में मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल बेधड़क इसको अपनी जिस मन चाहे स्पीड से मैं इसको चला सकता हूँ। ये है। तो पॉजिटिव तो मुझे ये लगता है इसका। और नेगेटिव? नेगेटिव का सबसे पहला, जैसा कि सर्विस था, सबसे पहला सर्विस। दूसरी चीज़, मुझे आगे जाके ये टेंशन रहती है कि यार ये कितना टाइम तक इतनी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे 2 साल में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई है। तो अब जैसे मान लो 2 साल में ही चलाया मैंने, एक अपन नॉर्मल लेके गाड़ी लेते हैं ना, तो 4-5 साल का अपन एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हाँ अभी फ्री अपन 4-5 साल तक गाड़ी चलेगी मेरे पास अच्छे से। बट अभी मुझे इसको लेके थोड़ा सा टेंशन रहता है कि यार ये आगे कितने टाइम तक चल पाएगी। 2 साल में इसका ड्रेन मुझे, मैं जैसा कि मुझे लगता है पहले 120 चल पाती थी, अब ये अराउंड 100 के आसपास चलती है। अब अगले साल ये कितना चलेगी आई डोंट नो। तो फिर वही चीज़ है कि रेंज इसकी जितनी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी उतना ज़्यादा टेंशन का है। और मुझे लगता है कि सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सर्विस थोड़ी ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। और एक प्रॉब्लम तो मुझे लगती है ना कि अगर ओला अपने फास्ट चार्जर अजमेर शहर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो करवा दी तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए ओला को चलाने में। क्योंकि एक टेंशन रहती है, जैसे मान लो अगर मुझे कल कहीं जाना है तो मुझे क्या एक दिन पहले या ये फिर मतलब जो कुछ आपने दिन पहले से बोला प्रिपेयर है करके वो- चलना पड़ेगा। जो आपने कुछ बोला है वो मतलब हम कह सकते हैं कि ओला के लिए फीडबैक भी आप दे रहे हो, है ना? एग्जैक्टली क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। मुझे अगर मान लो आज 50 किलोमीटर कहीं जाना है ना, तो वो मुझे पहले तय करना पड़ेगा, मुझे जाना है तो मुझे गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा पूरा। ये एक इशू है। अगर मान लो फास्ट चार्जर हो तो क्या है कि हम कहीं पे भी निकल सकते, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, बट हमारी करंट सिटी के अंदर फास्ट चार्जर ही अवेलेबल नहीं, तो ऑप्शन होने का फ़ायदा ही क्या है हमारे पास। राइट राइट। अभी देखो आप इतने टाइम से ओला चला रहे हो, तो उसका भी जवाब दे दो कि अभी आप अगर नेक्स्ट कोई ईवी लेना चाह रहे हो या फिर नेक्स्ट व्हीकल लेना चाह रहे हो, तो आप ईवी लोगे? और ईवी में कौन सी लोगे या फिर आप Actually, पेट्रोल पे जाओगे? जैसा मैंने बताया ना कि एक मेरे माइंड से पेट्रोल का जो प्रेशर होता था ना डेली डेली का, वो ख़त्म हो गया। तो मैं प्रीफर बिल्कुल ईवी करता हूँ, और चाहता भी हूँ कि अगर ओला जो मेरी शिकायतें हैं अगर वो सही हो जाए तो एक्चुअल में ओला के पास वापस जाना चाहूँगा। क्योंकि मैं बताया ना, मुझे राइड इसकी बहुत पसंद है। जो स्कूटी में कभी चलाना प्रेफर नहीं करता था, आज आपने मैं और भी कोई वही ईवी चलाई है? चला रहा हूँ। जो यस, मार्केट में भी और हाँ EV मैंने चलाई है? मार्केट में और भी ईवी चलाई है। मैंने रिस्टा चला रखी है, मैंने एथर जो 450 आ रखी है वो भी चला रखी है, और मैंने जस्ट टेस्ट राइड के लिए मैंने हीरो वीडा भी चला रखी है। यानी कि मैंने एक्सपीरियंस सबका ले रखा है, बट शायद कह सकते हो कि मैं इसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हूँ। मुझे इसका सिटिंग पोजीशन जो है वो बेटर लगता है, तो मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और दूसरी जो मुझे पावर इसमें फील होती है ना, स्पोर्ट्स मोड में स्पेशली, वो मुझे बाकियों में मज़ा नहीं आता चलाने में, इसको चलाने में फील आता है मुझे, वो चीज़ है। तो करण भाई आपने काफ़ी अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है, जो भी जेन्युइन था सब बताया, सर्विस को लेके भी, कि आपको अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। Yes. तो फाइनली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। अब ऑडियंस आप बताना आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और इस तरीके के ओनरशिप रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा सकते हो, तो मैं आपके लिए और इससे बेटर रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।